नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक आप सभी साथियों का आज राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की हमारी वन लाइनर की विशेष श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एकमात्र हिंदू साम्राज्य विजयनगर के बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे। साथियों, हमारा यह प्रयास है कि आपकी एग्जाम से पहले हम सामाजिक विज्ञान विषय के जितने भी बिंदु हैं उनको तीव्रता से पूरा कर लें और इसीलिए हम नियमित रूप से आपसे जुड़ रहे हैं, आपको विषय सामग्री प्रेषित कर रहे हैं। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे बीच के संवाद में। आप इसे निरंतर बनाए रखें, इसको थोड़ा तीव्र करें ताकि आपकी भावनाएं हम तक पहुंच सके। आपके समय की परवाह करते हुए हम डायरेक्टली बिंदु पर चलते हैं जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, इस बिंदु को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि यह साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित हुआ था, मध्यकालीन कालखंड में स्थापित हुआ था और यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसा साम्राज्य था जो कि हिंदुत्व को लिए हुए था। साथियों, सल्तनत काल और मुगल काल के मुस्लिम सत्ता वाले युग में इसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से पूरे भारत में अपनी ऐतिहासिक छाप सुस्थापित की, इसीलिए इसे इतिहास में अविस्मरणीय माना जाता है। मित्रों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे इतिहासकार मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध दक्षिण भारत में हिंदुत्व प्रतिक्रिया को मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने दक्षिण भारत की अस्थिर राजनीति और विघटनकारी प्रवृत्तियों का फायदा उठाते हुए एक हिंदू राज की स्थापना की। मित्रों, वन लाइनर फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपको अपने प्रश्न पत्र में हूबहू मिलेंगे। तो पहला हमारा बिंदु है वो ये है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है और इसी नगर को हम मध्य युग का पहला हिंदू साम्राज्य भी मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह विजयनगर साम्राज्य कहां पर था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह दक्षिण भारत में स्थित था। आपको इस बात को क्लियर रखना है कि विजयनगर साम्राज्य कहां पर था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में था। अब दूसरी बात है कि दक्षिण भारत में किस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति पर इसे स्थापित किया गया था। तो हम आगे के कुछ तथ्यों में इस पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, विजयनगर साम्राज्य के नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इसकी राजधानी विजयनगर के नाम पर ही पड़ा था। तो हमारे लिए यह तुंगभद्रा नदी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री कहां से आया था? फारस से, जिसे वर्तमान में हम ईरान कहते हैं। अब्दुल रज्जाक नाम के फारसी यात्री ने कहा कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखा या सुना था। यह उसका वक्तव्य है, कथन है। अर्थात एक अगर विदेशी यात्री कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसमें कहीं न कहीं महत्ता छिपी हुई होती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम तेलुगु साम्राज्य भी कहते हैं। महत्वपूर्ण है मित्रों कि विजयनगर साम्राज्य का एक अन्य नाम क्या है? तेलुगु साम्राज्य। और इसकी स्थापना सन 1336 ईस्वी में। इस सन को हमें ज्यों के त्यों रट लेना है। 1336 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। प्रश्न ये भी पूछ लिया गया कई परीक्षाओं में, हरिहर और बुक्का में क्या संबंध था? पिता पुत्र, भाई भाई, चाचा भतीजा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा इन दोनों में भाई भाई का संबंध था। अब हरिहर और बुक्का की पृष्ठभूमि हम देखें तो ये पहले काकतीय वंश में प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। कालांतर में ये काम्पिल्य या काम्पिली चले गए और वहीं पर इन्होंने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से हिंदू बनकर एक विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। तीन तथ्य हमारे लिए यहां पर महत्वपूर्ण हो गए। 1336 ईस्वी, हरिहर और बुक्का और विद्यारण्य संत। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। अब इसकी व्याख्या को हम अगर समझें तो यह देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का को युद्ध में बंदी बनाकर इस्लाम धर्म ग्रहण करवा लिया गया था।
मित्रों, आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि हरिहर और बुक्का और हिंदू बनकर, मतलब हिंदू तो पहले होंगे, लेकिन दिक्कत यह हुई कि इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार युद्ध में बंदी बनाकर जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवा लिया था। और जब ये दक्षिण में उसके आदेश से कांपिल्य में विद्रोह को दबाने गए तो वहां पर विद्यारण्य ने इनको हिंदुत्व की प्रेरणा देते हुए हिंदू धर्म में शामिल करवा लिया पुनः, और तब जाकर इन्होंने एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मित्रों, भ्रमित होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है हमारे तथ्यों में। आपको उन्हीं तथ्यों पर जोर देना है जिन पे कि हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, और हमने आपकी सुविधा के लिए आपकी बार ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को जो कि हमें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रतीत होते हैं उनको हमने रेड इंक में हाईलाइट किया है। तो आपकी तैयारी हमारी तैयारी, आपकी सफलता हमारी सफलता। आप हमसे जुड़े रहिए, फिर देखो आपकी तैयारी का मजा ही कुछ और आएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। अब इस तथ्य के अंदर गोता लगाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में हमें 4 राजवंशों का शासनकाल मिलता है। जैसे पहला है संगम, जिसकी कालावधि है 1336 से 1485, और इस वंश की स्थापना, जैसा कि हमने इस तथ्य में पढ़ा कि अपने पिता संगम के नाम पर उन्होंने हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। वैसे ही अगला राजवंश है सालू राजवंश, जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन करता है। तीसरा और महत्वपूर्ण राजवंश है तुलुग राजवंश, जो कि 1505 से 1570 ईस्वी में राज करता है। और अंतिम और चौथा राजवंश है अरविडू या अराविडू, जिसे 1570 से 1650 की कालावधि में शासन करने का दायित्व प्राप्त हुआ। एक कड़ी के रूप में हम चारों राजवंशों को देखेंगे और इनके महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम, इसने अनगोंदी के स्थान पर एक नवीन नगर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। मित्रों, आपको पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो हमारा आंसर होगा हरिहर प्रथम। और यह हरिहर प्रथम जिसका स्थापना में योगदान है, वही व्यक्ति हरिहर है। दूसरे हरिहर से इसको भिन्नता प्रदान करने के लिए इसका नाम हरिहर प्रथम यहां पर रख दिया गया। मित्रों, इसी हरिहर प्रथम ने होलसेल राज्य को अपने राज्य में मिलाया और कदंब और मथुरा पर भी विजय प्राप्त की। दिस फैक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम ये याद रखेंगे ओनली कि पहला शासक हरिहर प्रथम था और उसने अनेगोंदी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। मित्रों, हम ये भी देखते हैं कि इसी समय दक्षिण में बहमनी राज्य की भी स्थापना होती है, जो कि एक मुस्लिम स्वरूप लिए हुए था, और इसी कारण दोनों में हमें प्रभुत्व का संघर्ष देखने को मिलता है। वस्तुतः विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब था, वो ऐसा क्षेत्र था जिसको लेकर ये दोनों राज्य हमेशा से युद्ध की तैयारी में रहे, युद्ध रत रहे। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि दक्षिण में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो दोआब है, वो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच दुश्मनी का प्रमुख कारण था। अगला तथ्य यह है कि हरिहर का उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम इनके पश्चात सिंहासन पर बैठता है और उसने मदुरा को अपने राज्य में मिला लिया। मित्रों, इससे पूर्व के तथ्य में ही हमने चर्चा की है कि हरिहर प्रथम ने सिर्फ उस पर विजय प्राप्त की थी, जबकि बुक्का प्रथम ने अर्थात उसके भाई ने ही मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया। तो इससे उसकी महत्वाकांक्षा का परिचय हमें प्राप्त होता है। अगला तथ्य यह है कि सर्वप्रथम बुक्का ने ही कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे कि किस व्यक्ति ने कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच की सीमा माना। तो हमारा आंसर होगा बुक्का प्रथम। और महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुक्का प्रथम ने ही वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और इस बुक्का प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय राजा बनता है और उसने दक्षिण के रेड्डी शासकों और वारंगल के राजा को पराजित किया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विजयों की बात करें तो हरिहर द्वितीय ने बेलगांव और गोवा के क्षेत्र जीते और श्रीलंका के उत्तरी भाग में भी उसने सैनिक अभियान किए।
महत्वपूर्ण और याद रखने योग्य तथ्य है कि हरिहर द्वितीय ने ही महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। संगम वंश के अगले शासक की ओर बात करें तो देवराय प्रथम हमें एक ऐसा शासक मिलता है जिसने राज्य में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया और उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया ताकि उससे नहरें निकालकर अपने राज्य में कृषि का विकास किया जा सके। इसी के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आता है और ये ऐसा प्रश्न है जो कि हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि इटली के निकोलो कोंटी यात्री ने किस विजयनगर शासक के समय में यात्रा की थी। हमारा आंसर होगा देवराय प्रथम। भ्रमित हम इसलिए हो जाते हैं कि इसी के उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय के समय में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसके समय में आया था। तो हमें याद रखना है कि देवराय प्रथम के काल में निकोलो कोंटी आया था और देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक आया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा गया है और गजबेटकर का तात्पर्य क्या है? हाथियों का शिकारी। और यह उसके शौर्य को प्रकट करता है कि जो व्यक्ति हाथियों का शिकारी हो सकता है उसमें बल कितना होगा, उसमें पराक्रम कितना होगा। मित्रों, विद्वानों के संरक्षक और खुद विद्वान होने के नाते ही देवराय द्वितीय ने संस्कृत में एक महानाटक सुधानिधि नामक ग्रंथ लिखा और ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य भी लिखा। भाष्य मतलब उसकी व्याख्या। तो हमारे लिए यह महानाटक जो सुधानिधि है ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। हम ये देखते हैं कि 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु के पश्चात संगम वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। मल्लिकार्जुन नामक एक शासक जरूर राजा बनता है जिसे हम प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं, किंतु जो पतन की गति थी वो मल्लिकार्जुन नहीं रोक पाता है। हमारे लिए प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन यह जो युग्म है वो महत्वपूर्ण है, आप इसे रिमेंबर रखेंगे। संगम वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो था विरूपाक्ष द्वितीय। आपको यह भली भांति लग रहा होगा कि जो वर्ड रेड इंक में है उनको आपको कंठस्थ रखना है। आप जब भी वीडियो देखें तो आप अपने पास एक रफ कॉपी और पेपर जरूर, पेन जरूर साथ में लेवें ताकि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप लिख पाएं। मित्रों, बड़ी काम की बात बता रहा हूं कि अगर आप वीडियो देखते देखते लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख कर तथ्यों को याद करेंगे तो ये ज्यादा कंठस्थ होंगे। आपको सिर्फ वीडियो देखने से इन ऐतिहासिक कठिन तथ्यों को याद रखने में ज्यादा परेशानी आएगी। तो मेरा ये अनुभव है, मेरा ये मानना है कि आप साथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठें और महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित करते जाएं, जिससे कि वीडियो खत्म होने के पश्चात भी हम उनका रिमाइंड अच्छे से कर सकें। तो आपसे अगर इस तथ्य को पूछा जाए कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था तो आपका उत्तर होगा विरूपाक्ष द्वितीय। और इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य पतन की कगार पे आता है, लेकिन तभी एक सालू नरसिंह व्यक्ति ने विजयनगर साम्राज्य की रक्षा करने का प्रयास किया। अब साहब जब विजयनगर साम्राज्य की रक्षा कर ली तो वो अपने ही नाम पर, अपने ही पूर्वजों के नाम पर एक नए वंश की स्थापना करता है और उसका नाम हम सालू राजवंश देखते हैं। सालू नरसिंह ने सालू राजवंश की स्थापना की और वह राजा बना। इसके पश्चात इम्माडी नरसिंह शासक बनता है, लेकिन वो अल्पायु होने के कारण नरसा नायक का संरक्षण उसे प्राप्त होता है। इसी नरसा नायक ने चहु और विजय यात्राएं शुरू की, जिसमें बीजापुर, बीदर, जोल, पांडे तथा चेर राज्य शामिल थे। यहां तक कि उसने उड़ीसा के गजपति शासकों को भी पराजित किया। लेकिन संरक्षक होता है, उसकी खुद की महत्वाकांक्षाएं होती है, इसीलिए नरसा नायक और उसका पुत्र एक नए राजवंश की स्थापना के चक्कर में लगा हुआ था। और कालांतर में इसी घटना की पुनरावृत्ति होती है कि नरसा नायक की मृत्यु पर उसके बेटे वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी, अर्थात जो सालू राजवंश का शासक था उसकी हत्या संरक्षक के पुत्र ने करके
एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम हम तुलुव राजवंश मानते हैं। और इस तुलुव राजवंश में ही एक महानतम शासक होता है जो कि विजयनगर साम्राज्य पड़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। उसका नाम है कृष्णदेवराय, जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया। मित्रों, यह शासनकाल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कृष्णदेवराय से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उनको हम देखते हैं। कृष्णदेवराय वीर नरसिंह का छोटा भाई था और यह अपने सैनिक अभियानों में काफी सफल रहा। उसने बीदर और बीजापुर के शासकों सुल्तान महमूद शाह और यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। यहां तक कि उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद से मुक्त कराकर एक पुनः सिंहासन पर उसे बिठाया और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है कि किस शासक ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। हमारा उत्तर होगा कृष्णदेवराय। दूसरे तरीके से भी इसे पूछा जा सकता है कि कृष्णदेवराय ने बहमनी सुल्तान को बरीद से मुक्त कराकर किस उपाधि को धारण किया, तो हमारा आंसर होगा यवन राज स्थापनाचार्य। कृष्णदेवराय के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। यहां तक कि कृष्णदेवराय के उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध जो अभियान किया था उसको नीलकंठ शास्त्री ने, महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय इतिहासकार है नीलकंठ शास्त्री, और इन्होंने कृष्णदेवराय के उड़ीसा के अभियान को 16वीं सदी के भारतीय इतिहास का सबसे शानदार सैनिक दृश्य या शानदार सैनिक घटना बताया है। और कृष्णदेवराय के समय ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस ने विजयनगर की यात्रा की। कहां का यात्री था? पुर्तगाल का। मित्रों, यह तथ्य हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां तक कि कृष्णदेवराय ने भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की भी अनुमति प्रदान कर दी। अर्थात कृष्णदेवराय के 80% फैक्ट आपको जो हमने यहाँ डिस्क्राइब किए हैं उनमें से 80% फैक्ट आपको याद रखने हैं, विशेष रूप से जो हमने हाईलाइट किए हैं और जिन पे मैंने पढ़ाते वक्त जोर दिया है। मित्रों, कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था और उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें हम अष्ट दिग्गज कहते हैं। यहीं पर परीक्षक आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। प्रश्न पूछा जाता है अधिकांश परीक्षाओं में कि अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार में थे, लेकिन इसी के साथ एक और प्रश्न आता है अष्ट प्रधान किस शासक के दरबार में थे। तो दोनों ही प्रश्न ज्यादा बार पूछे जाते हैं और भ्रमित करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अष्ट दिग्गज जहां कृष्णदेवराय के साहित्यिक विद्वान थे, वहीं अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार के प्रशासनिक अधिकारी थे। तो हमें अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में यह भिन्न रखनी है। अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय, आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, अष्ट दिग्गज द आ रहा है इसमें और कृष्णदेवराय में भी द आ रहा है, जबकि अष्ट प्रधान में द नहीं आ रहा है और शिवाजी में भी द नहीं आ रहा है। तो द से ये साम्यता रखेंगे, अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय, अष्ट प्रधान शिवाजी। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला में कृष्णदेवराय ने नागलपुर एक नगर की स्थापना की और हजारा और विठल स्वामी मंदिर बनवाए। यह तथ्य भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके शासन के पश्चात इनका छोटा भाई अच्युत राय उत्तराधिकारी बनता है और धीरे धीरे तुलुव राजवंश निम्नता को प्राप्त करता है योग्य शासकों के अभाव में। कालांतर में 4 मुस्लिम राज्य जिसमें बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर शामिल थे, इनकी संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण करके 25 जनवरी 1565 को, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये, 25 जनवरी 1565 को राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, इसमें सेनापति राम राय को पराजित किया। और यह राम राय किसका सेनापति था? सदाशिव राय का। अर्थात 1565 में विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। और उसने राम राय को युद्ध में भेजा। किस युद्ध में? बन्नीहट्टी या तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी। कब हुआ था? 25 जनवरी 1565 को। किस किसने भाग लिया? तो विजयनगर एक तरफ था,
और 4 राज्य एक तरफ थे और 4 राज्यों में बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर शामिल था। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण मुस्लिम राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया और वो परीक्षा में हमें बार बार पूछा जाता है, उसका नाम है बरार। अर्थात इस युद्ध में मुस्लिम राज्य बरार ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध के पश्चात आए हुए एक यात्री जिसका नाम सीजर फ्रेडरिक था, उसने विजयनगर का भ्रमण करते हुए इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणियां की। अंतिम और अगला राजवंश है अरविडु वंश। रामराय के छोटे भाई तिरुमाल ने प्रधानमंत्री बनकर पेनुगोंडा को राजधानी बनाया। 1570 में उसने सदाशिव राय को हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठा और एक अरविडु राजवंश की नींव डाली। विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे खंडित होता चला गया और मैसूर, बेदनूर और तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। मित्रों, वेंकट द्वितीय के समय, मुझे जहां तक याद आ रहा है, वेंकट द्वितीय के समय में 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना एक व्यक्ति जिसका नाम वोडियार था उसने कर ली थी और यहीं से हमें वाडियार वंश की स्थापना देखने को मिलती है, जो एक अलग अध्याय है भारतीय इतिहास में। तो विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को हम इन्हीं कुछ तथ्यों में देखने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है और उसे हम अगले कुछ बिंदुओं में देखते हैं। मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान का विशेष महत्व है। हिंदू शासकों की सत्ता के अधीन होने के कारण यह राज्य हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र रहा और इसीलिए मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय विजयनगर के शासकों को दिया जाता है। मित्रों, विजयनगर के प्रारंभिक शासकों में बुक्का प्रथम ने अनेक धार्मिक रचनाओं के लेखन में योगदान दिया। सायण एक महत्वपूर्ण विद्वान है। इनके नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संहिताओं सहित अनेक ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों पर भाष्य लिखे। मित्रों, अगर आपने हमारे पूर्व के वीडियो देखे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर आपको हमारे इन वीडियो से लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप आंसर देके हमें अनुग्रहित करें। कृष्णदेवराय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखी। टीकाएं मतलब व्याख्याएं। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेवराय को संस्कृत और तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता अर्थात दक्षता प्राप्त थी। इनकी खुद की तेलुगु भाषा में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है किस भाषा में, तो हमारा आंसर होगा तेलुगु भाषा में। तो तेलुगु भाषा में एक पुस्तक जिसका नाम आमुक्त माल्यादम था वो रचित की और यह पुस्तक तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। व्याख्या में देखें तो इस पुस्तक की विषय सामग्री हमें कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों की जानकारी देती है। मित्रों, इस पुस्तक का नाम, इसकी भाषा और इसका विवरण हमें याद रखना है। कृष्णदेवराय ने ही संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवती कल्याणम की रचना की और उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनमें प्रसिद्ध नाम अल्लासिन पेदन्ना था। हमने अभी पूर्व में भी इसकी बात की थी और इसी अलसानी पेदन्ना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है और उनकी रचना का नाम है स्वरोचित संभव। इन्हीं 8 कवियों में अगला महत्वपूर्ण कवि है नंदी तिम्मन, जिसने परिजात हरण की रचना की। एक और व्यक्ति था कृष्णदेवराय के दरबार में जिसका नाम था तेनालीराम, जिसने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी और इसकी तुलना अकबर के प्रसिद्ध दरबारियों से की जाती है। यह जो तथ्य है हम याद रखेंगे, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शासकों की जीवनी से संबंधित रचनाओं में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की सफलताओं पर आधारित उनकी पत्नी की काव्य रचना मधुरा विजयम है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन द्वारा जो विजय प्राप्त की गई उस पर एक किताब की रचना की गई, काव्य की रचना की गई, जिसका नाम था मधुरा विजयम। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा की बात करें तो उसका नाम तेलुगु था। कन्नड़ भाषा में मधुर ने धर्मनाथ पुराण की रचना की और गोमतेश्वर की स्तुति में कविताएं रची। यहां तक कि कृष्णदेवराय के दरबार में भी संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में अनेकानेक पुस्तकों की रचना हुई, जिसमें भाव चिंतारण और वीर सेवामृत प्रमुख हैं। कृष्णदेवराय और अच्युत देवराय ने
वैष्णवों, लिंगायतों और जैनों को ही संरक्षण दिया। कला की दृष्टि से विजयनगर शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें देवराय द्वितीय द्वारा निर्मित हजारा विठ्ठल स्वामी मंदिर में देखने को मिलता है और ये मंदिर चोल काल में विकसित द्रविड़ शैली के ही माने गए हैं। सबसे पहले हर मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में मंडप के अतिरिक्त एक कल्याण मंडप का निर्माण किया जाता था। यह विजयनगर शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यह कल्याण मंडप क्या होता था? यह एक आम तौर पर मंदिर के आंगन के बाईं ओर बनाया जाता था, जिसमें कि अलंकृत स्तंभ होते थे और इस मंडप में देवता के विवाह समारोह को आयोजित किया जाता था। दूसरी विशेषता विजयनगर के मंदिरों की देखें तो अम्मान मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक अतिरिक्त मंदिर था जिसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना की जाती थी। मित्रों, विजयनगर शैली में हम मंदिरों में प्रवेश द्वार अलंकृत और स्तंभ अलंकृत पाते हैं। गोपुरम प्रवेश द्वारों को ही द्रविड़ शैली में कहा जाता था। विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा नदी से दक्षिण क्षेत्र में फैले हुए हैं। मित्रों, आपको पूछा जाए कि विजयनगर शैली के किन्हीं दो विशिष्ट मंदिरों का नाम बताइए, तो ये दो मंदिर ऐसे हैं जो कि एक बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कांचीपुर का एकाग्रनाथ मंदिर और ताड़पत्री का रामेश्वर मंदिर। ये अपने सुंदर गोपुरम कारण प्रसिद्ध है। गोपुरम का मैंने अभी बताया है प्रवेश द्वार, जबकि श्रीरंग स्थित शेषगिरी मंडप में प्रस्तुत घोड़ों की मूर्तियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। स्तंभों की विविधता और जटिल सजावट विजयनगर शैली की एक सबसे बड़ी विशेषता है और स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े और गोलाकार मूर्तियों के काफी समूह हमें इन मंदिरों में देखने को मिलते हैं, जिनमें पिछले पैर के बल खड़े हुए कुछ घोड़े और कोई अलौकिक जानवरों का ज्यादातर अंकन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि यहाँ पर खंबे अर्थात स्तंभ और मूर्तियां एक ही ठोस पत्थर को काट बनाई जाती थी। अर्थात अगर निष्कर्षात्मक रूप से हम देखें तो अलंकार ही विजयनगर स्थापत्य शैली की उल्लेखनीय विशेषता है। मित्रों, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको स्लाइटली याद रखना है, ज्यादा इनमें गोता नहीं लगाना। विजयनगर की इस शैली को आगे चलकर मदुरा के नायकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया, लेकिन अगला जो तथ्य है वो पूरे विजयनगर साम्राज्य में से सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है और वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में कहां पर देखे जा सकते हैं। हमारा उत्तर होगा कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। इसी समय मूर्तियों का निर्माण पत्थरों को काटकर या फिर कांसे को ढालकर किया जाता था। यहां तक कि शासकों और उनकी पत्नियों जैसे कृष्णदेवराय और उनकी पत्नियां जैसे वेंकट प्रथम और अन्य की जो कांस्य की बनी विशाल मूर्तियां हैं, वो धातुकला में विजयनगर के कारीगरों की दक्षता को स्पष्ट करती हैं। संगीत की दृष्टि से देखें तो संगीत और नृत्य संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या हेतु सर्वप्रथम सायन या सायण द्वारा रचित संगीत सार पुस्तक की हमें जानकारी मिलती है। इसे हम याद रखेंगे। अन्य संगीत विषय के लेखक हमें मल्लीनाथ मिलते हैं, जो कि मल्लिकार्जुन राजा के संरक्षण में प्रगति को प्राप्त करते हैं। राममात्य ने भी राम राय शासक के संरक्षण में स्वरमेल कलानिधि की रचना की। यहां तक कि देवराय द्वितीय के समय में भी लक्ष्मी नारायण ने संगीत सर्वोदय पुस्तक की रचना की। तो कुछ ये ऐसी रचनाएं हैं जिनका संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान था और जिनको हमने अपने तथ्यों में शामिल किया है। कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो छितरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनको हमने एक जगह संकलित करने की कोशिश की है। आप इन पर विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य में पेगोडा नाम की मुद्रा अत्यधिक प्रचलित थी। वहीं दूसरा तथ्य है कि यह विजयनगर साम्राज्य विशेष रूप से इस्लाम धर्म के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया का परिणाम था और विजयनगर के शासकों का उद्देश्य भी इस्लाम के प्रभाव से मुक्त होकर हिंदू धर्म संस्कृति को बढ़ावा देना था। इन्होंने दक्षिण भारत में पूर्व काल की परंपराओं को बनाए रखा, साथ ही नई नई सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। इसमें जहां एक और उर शब्द ग्राम के लिए लिया जाता था काम में, वहीं कोट्टम जिले के लिए लिया जाता था। लेकिन कोट्टम के साथ साथ वलनाडु भी एक ऐसा शब्द था जो कि जिले को कहा जाता था। अर्थात जिले के लिए दो शब्द मिलते हैं हमें मित्रों, एक तो कोट्टम, एक वलनाडु।
वहीं पुर्तगाली जो बाहर से आए थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को विसनेगर साम्राज्य नाम से पुकारा। इस विजयनगर साम्राज्य में हमें देवदासी प्रथा और दास प्रथा दोनों देखने को मिलती है। और देवदासी प्रथा में मूलतः स्त्रियों को मंदिरों में दान कर दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि वो देवताओं के मनोरंजन के लिए मंदिरों में नृत्य, गान इत्यादि करती थी। इसी समय विवाह कर वर और वधू दोनों से ही लिया जाता था। यह महत्वपूर्ण विशेषता है विजयनगर साम्राज्य की कि वर और वधू दोनों से ही विवाह कर की प्राप्ति की जाती थी। लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि कृष्णदेवराय ने इस कर को समाप्त कर दिया था। विजयनगर के प्रशासन में हमें आयंगर और नायंगर व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जो कि इसकी विशेष उपलब्धि मानी जाती है। 8वां वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग के लिए काम में लिया जाता था। आपसे पूछा जाता है कई बार कि विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को किस नाम से पुकारा जाता था, तो हमारा सीधा सा उत्तर होगा 8वां। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भी भू राजस्व ही था। हमने विजयनगर साम्राज्य के बिंदु से सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहां पर संकलित किया है, सरल भाषा में संकलित किया है। राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की उन किताबों से संकलित किया है जिनको कि बार बार परीक्षक अपने प्रश्न पत्रों का आधार बनाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में इस बिंदु से, इन तथ्यों से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आप बस वीडियो को बार बार देखते रहें, उनको नोट्स के रूप में संकलित करते रहें, रफ में बार बार दोहराते रहें, जिससे कि ये तथ्य आपको याद हो जाए। देखो, मेरा एक मानना है कि दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित होने के कारण इन तथ्यों में थोड़ी जटिलता तो है, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसे हमारा दिमाग एक्सेप्ट ना कर पाए। जरूरत है तो एक रणनीति की, और वो रणनीति यह है मेरी दृष्टि में कि आप वीडियो देखते देखते एक कॉपी पेन रखें और इन तथ्यों को रिवाइज करते जाएं। बार बार वीडियो देखें, बार बार अपने तथ्यों को रिवाइज करें। निश्चित रूप से इन तथ्यों को आपको गले लगाना ही पड़ेगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारी विषय सामग्री अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपनी फैमिली में बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम हमारी विषय सामग्री को और अधिक अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।